हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे इंटीजर प्रोग्रामिंग। इसका पार्ट 1 आज हम देखते हैं। क्या है इंटीजर प्रोग्रामिंग? लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इन विच ऑल और सम ऑफ द डिसीजन वेरिएबल्स आर कंस्टेंट टू एज्यूम नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यूज इज कॉल्ड एन इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ऐसे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जिसमें कि सभी और कुछ डिसीजन वेरिएबल जो हैं वो नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यूज़ अगर हों तो उनको हम कहते हैं इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ऑपरेशंस रिसर्च में मान लीजिए अगर हमको ऐसा प्रॉब्लम दिया है जिसमें कि वेरिएबल के फॉर्म में आपके मैन इंक्लूड हैं, तो मैन अगर हमको देखना है तो वो इंटीजर वैल्यू ही होना चाहिए। 4.6 मैन या इस टाइप से अगर आपको डाटा मिलते हैं मीन्स कंटिन्यूस वेरिएबल के फॉर्म में, तो क्या होता है कभी कभी आपका ऑप्टिमाइज वैल्यू पे उसका इफेक्ट होता है। तो वैसी वैल्यूज़ जब इंटीजर फॉर्म में हम लेते हैं तो ऐसे प्रोग्राम्स को हम कहते हैं इंटीजर प्रोग्रामिंग। और ये प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जो है सॉल्व करने के लिए जो हमें दिया जाता है वो कहलाता है इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। Thus the mathematical form of the integer programming is given by maximize or minimize z equal to c1x1 plus c2x2 plus and so on cnxn subject to the constant ai1x1 plus ai2x2 plus and so on ainxn equal to bi where I equal to 1 to m। आप जानते हैं xj greater equal to 0, ये भी कंडीशन। ये क्या हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म जो अभी तक था लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में वैसा ही है, जिसमें कि एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, कंस्टेंट्स हैं और आपकी नॉन नेगेटिविटी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है वेरिएबल्स के लिए। यहाँ पर इन सब के साथ इंटीजर प्रोग्रामिंग में एक जो अलग से ऐड हो रहा है वो है वेयर एक्स जे आर इंटीजर वैल्यूज़ फॉर जे इक्वल टू 1 टू पी, पी इज़ लेस देन और इक्वल टू एन। अगर पी लेस देन एन है तो इसका मतलब है कि कुछ वेरिएबल्स आपके जो हैं वो इंटीजर हैं, और अगर p इक्वल टू n है मीन्स कि वो ऑल इंटीजर टाइप प्रोग्रामिंग है, सभी वेरिएबल्स उसमें जो हैं वो इंटीजर हैं। आइए अब देखते हैं कि प्योर एंड मिक्स्ड इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या है। एन इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज कॉल्ड प्योर और ऑल इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इफ ऑल द डिसीजन वेरिएबल्स आर इंटीजर। इसको हम बोलेंगे प्योर। कैसा होगा फॉर्म? एक आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया होगा, कंस्टेंट दिया होगा, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जितने भी वेरिएबल्स आपके हैं वो नॉन नेगेटिविटी कंडीशन को तो सेटिस्फाई करेंगे ही, साथ में सभी इंटीजर्स भी होंगे। ये कहलाएगा आपका प्योर इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। अब देखते हैं मिक्स्ड इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। एन इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज कॉल्ड मिक्स्ड इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इफ एंड ओनली इफ सम ऑफ द वेरिएबल्स आर रिक्वायर्ड टू बी इंटीजर्स। तो ऐसा कैसा फॉर्म होगा देखिए, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, 3 वेरिएबल है इसमें, मान लीजिए ये आपके कंस्टेंट्स हैं, तीनों वेरिएबल जो है नॉन नेगेटिविटी कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, साथ ही साथ आपको दिया हुआ है कि x1 एज वेल एज x3 आर इंटीजर्स, और x2 के लिए हमें कोई कंडीशन नहीं दी है। तो ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन में हो सकता है कि x2 आपको इंटीजर ना मिलके कंटिन्यूस वेरिएबल मिल जाए, या हो सकता है कि इंटीजर भी मिल जाए। इस पे हमारा जो ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन है इस पे बेस्ड नहीं है, ये वैल्यू कोई भी हो सकती है, लेकिन x1 और x3 जो है वो हमारे इंटीजर वैल्यूज ही होनी चाहिए। व्हाट इज 0-1 इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम? एन इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इन विच ऑल द वेरिएबल्स मस्ट हैव इंटीजर वैल्यूज 0 और यूनिटी इज कॉल्ड 0-1 इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ आपको मिलेंगी वो 0 या 1 होंगी। अगर इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की वेरिएबल्स की तो उसको हम बोलेंगे 0-1 इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो ये था इंट्रोडक्शन, इंटीजर प्रोग्रामिंग क्या है, किस किस टाइप से आपको मिल सकती है इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। अब इनको सॉल्व करने का मेथड हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमको मिक्स्ड इंटीजर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दिया है, मतलब जिसमें कि कुछ वेरिएबल इंटीजर हो सकते हैं और कुछ नहीं भी हो सकते, मिक्स्ड टाइप से है, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको हम सॉल्व करते हैं फ्रैक्शनल कट मेथड का यूज़ करते हैं। आइए जानते हैं कि इटरेटिव प्रोसीजर क्या होगा और कैसे हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। The mixed integer linear programming problem is that in which some of the decision variables are restricted
to integers while others may take integer or continuous values. The iterative procedure is as follows. Step 1. By using simplex method, find an optimum solution to the given linear programming problem ignoring the restriction of integer value. तो जो पहला स्टेप हमारा है सिंप्लेक्स मेथड से हमको ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकालना है बिना ये देखे कि वो वैल्यू इंटीजर आ रही है कि कैसी दी है, ये हमको उस रिस्ट्रिक्शन को अभी हमको इग्नोर कर देना है स्टेप 1 में, और सिंप्लेक्स मेथड से ही हमको ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन निकालना है। स्टेप 2. टेस्ट द इंटीग्रेबिलिटी ऑफ द ऑप्टिमम सॉल्यूशन। अब हम टेस्ट देखेंगे। इफ़ ऑल एक्स बी आई इज़ ग्रेटर इक्वल टू 0, बेसिक वेरिएबल्स जितने भी आपको ऑप्टिमम सॉल्यूशन में मिल रहे हैं अगर वो ग्रेटर इक्वल टू 0 है एंड आर इंटीजर्स और सभी इंटीजर्स हैं तो द करंट सॉल्यूशन इज एन ऑप्टिमम सॉल्यूशन। इफ़ ऑल एक्स बी आई इज़ ग्रेटर इक्वल टू 0 बट द इंटीजर रिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल्स आर नॉट इंटीजर्स, गो टू द नेक्स्ट स्टेप। मान लीजिए हमको तीन वेरिएबल हमारे ऑप्टिमम सॉल्यूशन में है और क्वेश्चन में हमको उसमें से इंटीजर रिस्ट्रिक्टेड जो वेरिएबल दिए हैं वो 2 दिए हैं और उनकी वैल्यूज़ अगर इंटीजर फॉर्म में ऑप्टिमम सॉल्यूशन में नहीं आ रही तो हम स्टेप 3 पे जाएंगे। स्टेप 3. चूज़ द लार्जेस्ट फ्रैक्शन वैल्यू। फ्रैक्शनल वैल्यू हमको चूज़ करना है अमंग द बेसिक वेरिएबल्स विच आर रिस्ट्रिक्टेड टू इंटीजर्स। अगर 2 वेरिएबल ऐसे हमको मिल रहे हैं जो कि जिनको कि इंटीजर वैल्यू जिनकी मिलनी चाहिए थी और नहीं मिल रही, तो हम उसमें से जिस भी वेरिएबल की फ्रैक्शनल वैल्यू बड़ी है, लार्जेस्ट है, उसको हम चूज़ करते हैं। लेट इट बी एक्स बी के। ये जो एक्स बी के हम लिख रहे हैं इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू है जो आपने बेसिक वेरिएबल के लिए है, जिसको कि हम डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे एफ के नॉट से। अब हम जनरेट करेंगे गोमोरियन कंस्टेंट जो कि इस फॉर्म में होगा समेशन ऑफ जे बिलोंग्स टू आर प्लस एफ के जे एक्स जे प्लस एफ के नॉट अपॉन एफ के नॉट माइनस 1 समेशन जे बिलोंग्स टू आर माइनस एफ के जे एक्स जे ग्रेटर इक्वल टू एफ के 0 या एफ के नॉट वेयर एफ के नॉट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। आर प्लस मीन्स वो फ्रैक्शनल वैल्यू आपको लेनी है जो ग्रेटर देन 0 है। आर माइनस मीन्स वो फ्रैक्शनल वैल्यूज़ आपको लेनी है उस रो में जो कि आपने जिस रो में आपका वेरिएबल की लार्जेस्ट फ्रैक्शनल वैल्यू है, वो माइनस वाले जो वैल्यूज़ हैं उनके लिए अपन आर माइनस लेंगे। दैट इज G1 इक्वल टू माइनस एफ के नॉट प्लस समेशन जे बिलोंग्स टू आर प्लस एफ के जे एक्स जे प्लस एफ के नॉट अपॉन एफ के नॉट माइनस 1 समेशन जे बिलोंग्स टू आर माइनस एफ के जे एक्स जे। Here G1 is known as Gomorian slack variable and this constant is as Gomori's cut। यहाँ पे जितने भी f से हमने डिनोट किए वैल्यू सब फ्रैक्शनल वैल्यू हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे आपको एक्स जे की वैल्यू इंटीजर फॉर्म में मिल रही है तो यहाँ पे वैल्यू उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू जो है 0 हो जाएगी। स्टेप 5. Add the Gomorian constant generated in step 4 at the bottom of the optimum simplex table। जो हमने ऑप्टिमम सिंप्लेक्स टेबल निकाला था उसमें हमको सबसे नीचे रो में ऐड करना है गोमोरियन कंस्टेंट को। देन यूज ड्वेल सिंप्लेक्स मेथड टू फाइंड एन इम्प्रूव्ड ऑप्टिमम सॉल्यूशन। Step 6. Go to step 2 and repeat the procedure until all xbi is greater equal to 0 for I equal to 1 to m and all restricted variables are integers। तो जो हमको restricted variables दिए हैं कि इंटीजर होने चाहिए, जब तक हमको वो नहीं मिल जाते और सभी xbi की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 0 नहीं हो जाती, तब तक हम स्टेप 2 से स्टेप 6 तक की प्रोसीजर को रिपीट करते जाएंगे। आइए अब देखते हैं इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन। सॉल्व द फॉलोइंग मिक्स्ड इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम यूजिंग गोमोरीज कटिंग प्लेन मेथड। ये हमको दिया ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये हमारे हैं दो कंस्टेंट्स
वेरिएबल्स की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 0 और आपको सिर्फ एक वेरिएबल x1 जो है वो इंटीजर दिया है। अगर x2 इंटीजर नहीं भी आता ऑप्टिमम सॉल्यूशन में तो उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम उसको वैसे ही छोड़ सकते हैं, और इंटीजर आता है तो भी ठीक है, लेकिन x1 की वैल्यू जो है वो इंटीजर होनी चाहिए, फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। तो क्योंकि हम जानते हैं सबसे पहले हमको सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करना है, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन फॉर्म में है, ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे आपको लेस देन इक्वल टू कंस्टेंट दिए हैं, तो हमने दो स्लैक वेरिएबल लिए, s1 s2 ग्रेटर इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म आपका ये हो गया। कंस्टेंट हमने शो किए, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन जो हमको मिल गया वो मिल गया s1 इक्वल टू 5, s2 इक्वल टू 2। टेबल बनाएंगे, वेरिएबल्स आप x1 के लिए y1, x2 के लिए y2, यहाँ पे आप ले लेंगे y3, इसके लिए y4, और हम सॉल्व करेंगे। क्योंकि सिंप्लेक्स मेथड आप लोग कर चुके हैं, अगर किसी को डाउट हो तो पुराने वीडियो देख सकते हैं आप। ये मिला हमको टेबल। अब यहाँ पे देखिए ZJ माइनस CJ हमने कैलकुलेट किया तो नेगेटिव वैल्यू आ रही है, मीन्स ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं है। तो नेगेटिव वैल्यू दोनों क्योंकि इक्वल हैं, हमको उसमें से मिनिमम चूज करनी होती है, तो ये वैल्यू हम मान लीजिए कंसीडर करें तो y1 एंटर करेगा बेसिस में। लिविंग वेरिएबल के लिए हम डिवाइड करेंगे xbi अपॉन yir, वेयर yir ग्रेटर देन 0, तो एक ही वैल्यू है, मीन्स y3 लीव द बेसिस। So y1 enter the basis, y3 leave the basis and 3 is the leading element। तो इस पूरी रो को हम 3 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ के एलिमेंट आप रो ऑपरेशन से सॉल्व करके निकालेंगे। ये होगा हमारा नेक्स्ट इटरेशन। फिर से हमने CBY1, CBY2, CBY3, CBY4 करके ZJ निकाल लिए। ZJ माइनस CJ हमने कर दिया, तो अभी भी एक वैल्यू हमको नेगेटिव मिल रही है कॉरस्पॉन्डिंग टू y2, मीन्स y2 एंटर द बेसिस। डिवाइड किया आपने मिनिमम ऑफ 5/3 अपॉन 2/3 एंड 2/1, तो ये वैल्यू आपको मिनिमम मिली। ये हो गया आपका लीडिंग एलिमेंट, और y4 जो है वो होगा बेसिस से हट जाएगा, y4 लीव द बेसिस। फिर से हम इसको सॉल्व करेंगे। टेबल आप लोग सॉल्व करना जानते हैं। यहाँ पे देखिए अब ये सारी वैल्यूज ZJ माइनस CJ की हमको पॉजिटिव मिल गई, और ये होगा हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन। लेकिन क्योंकि हमारे प्रॉब्लम में हमको जिस वेरिएबल के लिए रिस्ट्रिक्शन दिया है कि वो इंटीजर है, वो है x1, जबकि यहाँ पे वो वैल्यू आपकी इंटीजर नहीं आ रही, फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो हम खाली यही वैल्यू फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो लार्जेस्ट फ्रैक्शन हमको चूज़ करना है, तो 1/3 ही चूज़ होगा, और ये होगा xb1 इक्वल टू 1/3। इंटीजर पार्ट 0 है, फ्रैक्शनल पार्ट 1/3 है, मतलब FK0 हमको मिल गया 1/3। क्लियर है आप लोग को मेरे ख्याल से। अब हम लेंगे G1, फर्स्ट गोमोरियन स्लैक, फॉर्मूला यहाँ पे हमने लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए FK0 तो आपको मालूम है, ये जो वैल्यू हम लेंगे ये लेंगे आप इस रो में, तो यहाँ पे देखिए ये वैल्यू है आपकी 1, मीन्स इंटीजर वैल्यू है। तो जब आप यहाँ पे वेरिएबल लेंगे तो इसके साथ फ्रैक्शनल वैल्यू जो है 0 हो जाएगी, मतलब ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 हो जाएगी। ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव वाली यहाँ पे आएगी, और नेगेटिव है ये वैल्यू, तो वो हमको यहाँ पे लिखना है। कैसा बनेगा देखिए, कंस्टेंट 0 इंटू x1, 0 इंटू x2, क्यों? क्योंकि 1 है यहाँ पे, लेकिन ये इंटीजर वैल्यू है और हमको फ्रैक्शनल वैल्यू लेनी है, इसलिए 0 इंटू x1 होगा, 0 इंटू x2 होगा, फिर 1/3 इंटू x3 हो गया, और लास्ट में ये वैल्यू हमने लिखी FK0 अपॉन FK0 माइनस 1, और यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आपकी है -2/3, वो हमने लिखी, एंड x4। ये मिल गया हमको गोमोरियन स्लैक। इसको हम यूज़ करते हैं एडिशनल कंस्टेंट के रूप में। तो जब आप लिखते हैं तो ये वाली वैल्यूज़ को भी हम टेबल में नेगेटिव फॉर्म में लेते हैं। ये हमने टेबल बनाया, देखिए y5 वेरिएबल इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने ले लिया G1 वैल्यू।
अब यहाँ पे ड्वेल सिंप्लेक्स मेथड हम यूज़ करेंगे। तो ड्वेल सिंप्लेक्स में आप बेसिक वेरिएबल में जो नेगेटिव होती है वैल्यू उसको हम लेते हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप देखते हैं मिनिमम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जेड जे माइनस सी जे अपॉन वाई टू जे। तो यहाँ पे आप देखिए ये वैल्यूज़ हैं, तो जेड जे माइनस सी जे 1/3 अपॉन -1/3, 1/3 अपॉन -1/3। तो दोनों वैल्यूज़ क्योंकि सेम है मिनिमम वैल्यू, तो हम क्या करेंगे कि y3 मान लेते हैं, एंटर कर रहा है बेसिस में, और g1 लीव द बेसिस। ड्वेल सिंप्लेक्स मेथड लगाना है आपको सॉल्व करने में। ये मिला हमको टेबल। अब यहाँ पे देखिए हमारा जेड जे माइनस सी जे सभी ग्रेटर इक्वल टू 0 आ गया। ड्वेल सिंप्लेक्स मेथड है, एक्स बी आई आपने देखा, चेक किया, सब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गई वैल्यूज़। और हमको जो रिस्ट्रिक्शन दिया था x1 वेरिएबल के लिए इंटीजर है, वो वैल्यू भी हमको मिल गई, फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं है। तो ये हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन होगा। x2 के लिए वैल्यू अगर यहाँ पे फ्रैक्शनल भी मिल जाती तो भी हमारा यही ऑप्टिमम सॉल्यूशन होता, क्योंकि हमको रिस्ट्रिक्टेड जो इंटीजर वैल्यू दी है वो x1 के लिए दी है। तो ये सॉल्यूशन जो है ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन होगा विच सेटिस्फाई द कंडीशन दैट x1 इज एन इंटीजर। हैंस the optimum solution is x1 equal to 0, x2 equal to 2 and maximize z equal to x1 plus x2 which is equal to 0 plus 2 equal to 2। तो ये था आपका फ्रैक्शनल कट मेथड मिक्स्ड इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के लिए, जब हमको कुछ वेरिएबल्स इंटीजर फॉर्म में दिए हैं और कुछ के लिए हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो बहुत इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये कुछ रेफरेंसेस हैं जो हमने यूज़ किए, तो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते रहिए। अगले लेक्चर में हम पार्ट 2 देखेंगे इंटीजर प्रोग्रामिंग, जिसमें कि हम ऑल इंटीजर टाइप प्रोग्राम्स को कैसे, इंटीजर प्रोग्रामिंग को कैसे सॉल्व करेंगे ये जानेंगे। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।